तो नमस्कार बच्चों। तो ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जो कि इस चैप्टर में पूछे जाने वाले, पूछे गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेशन। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और ये अपना हुआ लेक्चर नंबर 12, मतलब वीडियो नंबर 12 है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग चर्चा करते हैं और ये पूछते हैं कि बोलिए फर्स्ट वन में क्वेश्चन कि प्रकाश किस रेखा में चलती है, किस रेखा में चलती है। यदि इस बात की चर्चा करेंगे तो बोलिएगा, सभी आदमी आंसर बोलिएगा, साथ साथ लिखते भी जाइएगा। कैसी? सीधी रेखा में। कैसी चलती है? सीधी रेखा में, है कि नहीं। शुरुआत हम लोग आसान आसान क्वेश्चन से करते हैं, बाद में कंसेप्चुअल क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछे प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हम लोग लिखेंगे कितनी होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या नहीं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये चीज़ हो गया। पहले हम लोग आसान आसान क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, प्रकाश की चाल होगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये अगला क्वेश्चन हो सकता है कि मोटर गाड़ी में, मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि ये बात पूछी जाए करते हैं तो आंसर आप लोग क्या बताइएगा, उत्तल दर्पण। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। बताए थे उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है, तथा यह अपने पीछे वाले विस्तृत क्षेत्र का, मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बना करके उस दर्पण के अंदर समाजित कर देता है, जिससे कि पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देखने में क्या होती है, आसानी होती है। इसीलिए हम लोग साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और हम बोले भी थे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है ना, कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो हम बताए थे, हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वह बड़े विस्तृत क्षेत्र का पर छोटा प्रतिबिंब आसानी से बना देता है और ड्राइवर को देखने में क्या होती है, आसान होती है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यदि ये पूछे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है, बोलिएगा अवतल दर्पण का। क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो अब दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन हम बताए थे कि आपसे 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है। तो उसका क्या आंसर बोलिएगा कि क्योंकि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे वस्तु को देखने में क्या होती है, आसानी होती है, और छोटे छोटे दाढ़ी भी आसानी से दर्पण में क्या हो जाते हैं, दिख जाते हैं।
और उसको काटने में आसानी होती है, इसीलिए हम लोग दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। जिस लैंग्वेज में हम बोले हैं ना, अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में, जस्ट उसी लैंग्वेज में लिखिए। अपनी भाषाओं का प्रयोग करके यदि आंसर लिखिएगा तो मार्क्स देने वाला आपको बहुत अच्छा मार्क्स देगा, उसको लगेगा कि नहीं बच्चे ने समझ के लिखा है। तो जो लैंग्वेज में अभी हम बोले सेम उसी तरह हूबहू आप लिख दीजिए अपनी भाषा में समझ के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लिया कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? क्या होती है, ठीक। तो इसके उत्तर को देखने से पहले हम लोग जानते हैं, संबंध पढ़े थे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो हम बता भी दिए थे, लिखा भी दिए थे। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बोलिए, आधी होती है। तो उत्तर में क्या लिख लीजिएगा? बोलिए, आधी होती है। कितनी होती है? आधी होती है। और ये वाला सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक। F बराबर R/2। यदि इसी क्वेश्चन में आपको उल्टा के यदि ये पूछ दे, इसी क्वेश्चन में यदि दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, आप लोग क्वेश्चन दे के लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछ दे कि गोलीय दर्पण में, ये पूछ दे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है या डैश होती है? तो क्या होती है? बोलिए, F बराबर R/2 है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? कोना कोना कुछ नहीं तो बटे 1 है, कोना कोना गुना करेंगे तो क्या R बराबर 2F। तो हम लिख देंगे कि फोकस दूरी की क्या होती है? दुन्नी होती है, दुन्नी होती है, ठीक है ना। बस यहाँ पे केवल लैंग्वेज फोकस की जगह वक्रता, वक्रता की जगह फोकस बदल गया, तो ये आधा से क्या हो गया? दुगुना हो गया। इस बातों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे, है कि नहीं? ये बातें समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? किस दर्पण में बनता है? किस दर्पण में बनता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण, ठीक। अब इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं। हम बताए थे कि उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं भी रखें, किसी भी स्थिति में रखें, तो उसमें हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा? आभासी होगा, है कि नहीं? दर्पण के पीछे जो ही बना तो आभासी ही होगा। और उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वस्तु से छोटा ही बनता है। तो जिसमें कि हम लोग केवल एक कंडीशन पढ़े थे। कौन सा कंडीशन? केवल एक कंडीशन पढ़े थे। तो वो कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? ठीक है, ये ऑप्शन दे करके हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। निम्नलिखित में अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है।
ठीक, तो हम लोग ऑप्शन में लिख लेते हैं पहला नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा नंबर अवतल दर्पण, तीसरा नंबर समतल दर्पण और चौथा नंबर तीनों। तो किस में मिल सकता है भाई? तो अब हम लोग ना हर एक का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो जो सही है उसको पहले नहीं देख करके पहले समतल दर्पण के बारे में सोचते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में सोचिए, हम बताए थे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा था, है कि नहीं। इस प्रकार का डायग्राम बनाए थे, ये समतल दर्पण था, यहाँ से किरणें लिए थे, इस प्रकार से लिए थे, है कि नहीं है। याद कीजिए, जितना वस्तु के आगे था उतना ही वस्तु के कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था, है कि नहीं, नहीं कटा था। जितने के एंगल से भेजे थे उतने के ही एंगल से ये इधर वापस चला गया था। तो इसको पीछे की ओर खींचे थे, इसको भी किधर की ओर, पीछे की ओर खींचे थे, तब जाकर के प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था ना। तो मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी बनता है। तो समतल दर्पण तो नहीं होगा। उत्तल दर्पण अभी अभी चर्चा किए कि हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है किसी भी स्थिति में, तो ये भी नहीं होगा। जब ये दोनों हुआ ही नहीं तो तीनों होगा क्या, नहीं होगा। तो कौन बच गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, आभासी भी होता है। कब, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, केस नंबर पहला जो बताए थे। लेकिन बाकी में कैसा हुआ था, वास्तविक हुआ था, केवल एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब हुआ था। तो इसीलिए उत्तर में क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों को अच्छे से देखना है। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दे दिया आपको उत्तल दर्पण, बी नंबर में दे दिया अवतल, सी नंबर में दे दिया समतल और डी नंबर में दे दिया तीनों। किस में प्राप्त किया जा सकता है, इसका तो बता ही दिए, प्राप्त हमेशा समतल, हमेशा आभासी, उत्तल में भी हमेशा आभासी, अवतल में केवल एक कंडीशन में आभासी होता है, जो अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए। इसमें भी आभासी, इसमें भी। तो आंसर किस में हो जाएगा, तीनों में। आंसर में क्या हो जाएगा, तीनों। क्वेश्चन नंबर अब 10 की ओर बढ़ते हैं। कहाँ पे स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पे स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ पे स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है, तो उत्तर हो जाएगा कहाँ पे भाई, अनंत पे। कंडीशन देखिए उल्टा करके, कहाँ पे, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे होती है, तो हम माने थे कि जब कोई वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उससे आ रही किरणें समानांतर आती है। आ रही किरणें क्या आती है, समानांतर आती है, और वो परावर्तन के बाद दर्पण के कहाँ पे करती है, फोकस पे करती है। दर्पण के कहाँ पे करती है, फोकस पे करती है, और फोकस पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये सारा चीज़ देख लिए थे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 VVI लगा दीजिएगा। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम का, रेलवे, NTPC 10th क्लास का। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं।
अपसारी दर्पण कहते हैं। बोलिए, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? बोलिए आप लोग, बोलिए तो, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? बोलिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोलिएगा, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसको अभिसारी कहते हैं और किसको अपसारी कहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और अभिसारी किसको कहते हैं? अवतल दर्पण को। किसको कहते हैं? अवतल। देखिए ये क्या करता है, किरणों को अभिसरित कर देता है। किरणों को क्या कर देता है? अभिसरित करके एक जगह मिला देता है। अपसारी ये क्या करता है, किरणों को क्या करता है? फैला देता है। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, इस प्रकार से किरणें आ रही थी तो ये ऐसे फैल जाती, ये ऐसे आ रही तो ऐसे क्या हो जाती है? फैल जाती है कि नहीं है? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, इसको अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि जब वस्तु 13, क्वेश्चन नंबर 13, जब वस्तु, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं वीडियो में, बस केवल रिवाइज के लिए ही इसको शॉर्ट वे में तुरंत में बता रहे हैं, है कि नहीं है? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? जब फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? केस नंबर पहला याद कीजिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है कि नहीं? दर्पण के पीछे, जो ही दर्पण के पीछे बन गया प्रतिबिंब तो वो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? आभासी। जो ही आभासी हो गया तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है ना, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि, कितना नंबर था? 14 नंबर ना। यदि गोलीय दर्पण का आवर्धन, ऋणात्मक हो तो, यदि गोलीय दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर 1, पहला नंबर सीधा है, बी उल्टा है, ठीक है, सी नंबर वस्तु से बड़ा है, और डी नंबर वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा है। तो बताइए, जब ऋणात्मक हो, आवर्धन का मान जब ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है? बताए थे लास्ट वीडियो में कि यदि ऋणात्मक है कहने का मतलब तो 100% एक ऊपर होगा और एक क्या होगा? नीचे। ऑब्जेक्ट यदि ऊपर होगा, इमेज यदि नीचे होगा तो ही तो आवर्धन ऋणात्मक होगा। तो इसका मतलब ऊपर नीचे या नीचे ऊपर का मतलब है क्या हो जाएगा? वस्तु से उल्टा हो जाएगा। वस्तु से क्या हो जाएगा? उल्टा। समझ में आ रहा है बच्चों? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और सारे वही क्वेश्चन सब आ रहे हैं जो क्वेश्चंस हम लोग मतलब जो टॉपिक्स हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, बोर्ड को इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वह दर्पण कैसा है? अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है,
यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कैसा है? तो दर्पण कैसा है? अब बताइए, इसका उत्तर बताइए। हम लिख सकते हैं तो दर्पण कैसा होगा? समतल। कैसा होगा? समतल। इस बात की चर्चा करते, जब हम समतल दर्पण बता रहे थे तो उस समय हम बोले थे जब अपने लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, आँख नाक कान जो भी जैसा है वैसा ही दिखता है, ना ही बड़ा दिखता है ना ही छोटा दिखता है। तो ये किस दर्पण का गुण होता है? समतल दर्पण का। तो मतलब जब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर हो तो कैसा है दर्पण? समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जिसका हम जिक्र थ्योरी क्लास में नहीं कर पाए थे, कि किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अचानक अभी याद आ गया, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई, दर्पण की न्यूनतम लंबाई, दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? मतलब ये कहने का कि मान लीजिए कि हम हैं 5 फीट का और हमको दर्पण में अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है, प्रतिबिंब देखना है, तो वो दर्पण की लंबाई हम क्या लेंगे? ठीक है, तो हम लेंगे आधा, अपने हाइट का आधा। कहने का मतलब यदि हम 5 फीट का है तो हम कितने फीट का दर्पण लेंगे? 2.5 फीट का। यदि कोई आदमी 6 फीट का है और उसको अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो उसको दर्पण कितनी लंबी लेनी होगी? 3 फीट की। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं कि वस्तु के लंबाई का आधा। कितना भाई? वस्तु के लंबाई का आधा। ये अचानक से ये क्वेश्चन याद आ गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? तो बराबर होता है, क्योंकि परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना। किस दर्पण में आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में आभासी और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है? दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में बनता है भाई? किस दर्पण में बनता है आभासी और काल्पनिक? केवल और केवल किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में एक कंडीशन में आभासी बनता है दर्पण के पीछे, बाकी के बाकी 5 कंडीशन में क्या बन रहा था? वास्तविक बन रहा था। इसीलिए उत्तर हम लिख सकते हैं किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, हम बोर्ड को इरेज करते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? कहाँ से मापी जाती है? ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो हम लोग जिक्र कर चुके, कहाँ से मापी जाती है? बोलिए, ध्रुव से।
कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। मापे हैं ना ध्रुव से, 5-6 वीडियो में तो इसका उपयोग किया है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये पूछ दे कि वही चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, या क्या बोला जाता है इसको, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण की दिशा में आपतित किरण की दिशा में दूरी का मान कैसा लेते हैं? दूरी का मान कैसा लेते हैं? तो बताए थे दूरी का मान कैसा लेते हैं? धनात्मक। कैसा लेते हैं? धनात्मक। मतलब हम बताए थे, मान लीजिए ये है आपतित किरण, मान लीजिए ये क्या है भाई? आपतित किरण है, और हम भी दूरी को माप रहे हैं ध्रुव से। मान लीजिए ये क्या है? ध्रुव है, और ध्रुव से हम इधर ही चल रहे हैं, ये हो गए हम, ठीक है ना। मेरा दिशा आपतित किरण की दिशा क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? चिन्ह धनात्मक हो जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए यदि कोई आदमी है, ये ध्रुव हो गया, वो ध्रुव से इधर की ओर माप रहा है, ये इधर की ओर माप रहा है, तो आपतित किरण तो जा रही है उधर, हम आ रहे हैं इधर, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गया, तो चिन्ह क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है ना। आपतित किरण की दिशा में दूरी का मान धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा दे दे तो क्या मान हो जाएगा यहाँ पे? ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? कहने का ये मतलब है कि धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये ध्रुव, यहाँ कहीं फोकस और यहाँ कहीं वक्रता की। और वस्तु जहाँ भी रहेगी तो वो तो दर्पण के सामने ही रहेगी, तो यही ना दर्पण होगी। मान लो ये हो गया आपतित किरण, ये कौन सा किरण? आपतित किरण। तो अब हमको फोकस तक चलना है, कहाँ से? ध्रुव से। तो देखिए, तो हमारी दिशा, आपतित किरण की दिशा क्या है? विपरीत है। तो कहने का मतलब इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। मतलब हम बताए भी थे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? बोलिए, आप लोग बोलिए क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन। ये पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? बोलिए, किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इसी अवतल दर्पण से रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये बनेगा कि डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आँख कान नाक वाले डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। अब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग जो भी नोट्स बना लिए हैं ना, उसको भी पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, और ये ऑब्जेक्टिव्स को भी रेफ़र कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी नोट्स जितना भी बना है फुल्ली चैप्टर, उसको बहुत आसान वे में आराम से उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छा कीजिएगा, रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।